से जख्मी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस तलवार को बाहर निकालने लगता है तो वो बाहर ही नहीं आ रही होती है। मैशले ने उस तलवार को अपने एब्स की मसल से बहुत टाइटली पकड़ लिया था और वो एबिस को पकड़कर इतनी जोर से पंच करता है कि एबिस का फेस मास्क टूट जाता है और मैशले पहली बार एबिस का रियल चेहरा देख लिया था और एबिस की दोनों आंखें अलग अलग होती है और मैशले उससे पूछता है, अरे ये क्या, तुम्हारी एक आंख लाल क्यों है, तुम नशे वशे करते हो क्या? और एबिस उसे बताता है कि उसकी एक आंख को डेविल आई कहा जाता है और वो जिसे भी देखता है तो उस बंदे के सारे जो मैजिकल पावर्स होते हैं वो कुछ देर के लिए डिसेबल्ड हो जाते हैं। इसीलिए सभी लोग उससे डरते थे और ये सुनकर मैश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और एबिस को बताता है कि वो उसका डेविल आई का जो अटैक है वो उस पर कभी भी यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि मैशले के पास तो कोई मैजिक है ही नहीं भाई। पर एबिस उससे कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे मैजिक यूजर्स के लिए उसकी आंख किसी कर्ज से कम नहीं है। इन दोनों को दुनिया हेट करती है। और अब इसके बाद एबिस अपना सेकंड मैजिक पावर यूज करता है और उन दोनों के आसपास एक फोर्स फील्ड को क्रिएट कर देता है जिसके ऊपर बहुत सारे एरोस और निशान होते हैं। एबिस उन एरोस पर बैठकर मैशले पर हमला करने लगता है पर मैशले जैसे ही उससे पंच करने वाला होता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी स्पीड तो काफी ज्यादा कम हो चुकी है और एबिस उससे बताता है कि इस फील्ड के अंदर मैशले की जो भी पावर्स वगैरह होंगी वो सब एबिस को मिल जाएंगी अब, जिससे कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और एबिस एक के बाद एक लगातार मैशले के ऊपर अटैक करता है और मैशले भी उन सबको बर्दाश्त करके बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। पर मैशले भी कुछ कम नहीं होता और जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है और पूरी की पूरी जमीन टूटने लगती है और एबिस का बैलेंस बिगड़ जाता है। मैशले को मौका मिल चुका था और वो एबिस के ऊपर एक पंच मार के उसकी तलवार को तोड़ देता है। एबिस को समझ आ चुका था कि मैश बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर मैश उसके पैर पर अपना पैर रख देता है और उसे वहीं पर रोक लेता है और मैश अपने सभी मसल्स को टाइट करके उसे इतने जोर से पंच करता है जिससे कि वो अपनी ही बनाई हुई फोर्स फील्ड को तोड़कर बाहर जाकर गिरता है और अब मैशले की स्पीड फिर से नॉर्मल हो जाती है। एबिस को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है क्योंकि वो मैशले से हार जाता है, लेकिन वो फिर से मैशले पर लगातार हमले करने लगता है लेकिन मैशले उसकी बहुत अच्छे से पिटाई करता है और आखिर में उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है और फाइनली एबिस अपनी हार मान लेता है। एबिस सोचने लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उससे बचपन से ही नफरत की और उसे बेसमेंट में लॉक करके रखा था क्योंकि कोई भी उसकी डेविल आई को नहीं देखना चाहता था और एक बार तो उसके पेरेंट्स ने उसे मारने तक की कोशिश की थी। एबिस आगे बताता है ये पूरी दुनिया मुझे हेट करती है और किसी न किसी दिन तुम भी मुझे हेट करने लगोगी। लेकिन मैशले बहुत ही नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है और एबिस को कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। लेकिन फिर भी एबिस अपनी डेविल आई की वजह से परेशान होता है, इसलिए वो मैशले को मना करता है और उसे बस एक आखिरी एडवाइस देता है कि आगे चलकर एडल से बिल्कुल भी न लड़े क्योंकि लास्ट टाइम जब मैशले एडल से मिला था तो उसने अपनी बस नॉर्मल पावर ही दिखाई थी लेकिन एडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैशले एबिस से कहता है तुम्हारी एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं उस एडल से जरूर लड़के रहूंगा। और मैशले वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते एबिस से कहता है मेरा एटीट्यूड तुम्हारी तरफ कभी नहीं बदलेगा और मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त ही मानूंगा क्योंकि मेरे डैड ने मुझे यही सिखाया है और नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से मिलेंगे तब साथ में क्रीम पफ्स जरूर खाएंगे। और मैशले आगे बढ़ जाता है और अब इसके बाद सिर्फ डॉट और पिन की लड़ाई ही बची होती है। लेकिन तभी बाहर हम एक अनजान लड़की को देखते हैं और जैसे ही वो बेसमेंट की तरफ पहुंचता है तो वो डिस्क्लोज मैजिक का यूज करके उस दरवाजे को विजिबल कर देता है और उसे खोल देता है। दरअसल ये बंदा यहाँ पर हेडमास्टर के कहने पर आया होता है और दूसरी तरफ मिलो अब इस लड़ाई को लव क्यूट के ऊपर छोड़कर चला जाता है वहाँ से। इसके बाद डॉट लव और फिन से सवाल पूछती है क्या मैं तुम्हें क्यूट लगती हूँ, सच बोलना तुम भी मुझे पसंद करते हो ना, बोलो बोलो। और लव को मन ही मन यही लग रहा होता है कि वो दोनों भी उसे क्यूट बोलेंगे और उसकी इन हरकतों को देखकर फिन और डॉट शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई क्या लड़की है ये, क्या हरकत है ये। और डॉट लव क्यूट से माफी मांगता है और कहता है हाँ तुम क्यूट तो हो पर मुझे माफ करना, मैं लेमन को अपनी वाइफ मान चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रख सकता, सॉरी मुझे माफ करना। और ये सुनकर लव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डॉट से कहती है ठीक है तू मुझे पसंद नहीं करते ना तो मुझे लगता है अब तुम्हें मर जाना चाहिए। और ऐसा बोलते ही वो अपने टॉर्नेगिस मैजिक का यूज करती है और उन पर अटैक कर देती है लेकिन डॉट अपने एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स का यूज करके उसके इस अटैक को रोक देता है। लेकिन वो समझ जाता है कि लव उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है और लव बताती है दुनिया की सभी लड़कियां खूबसूरत होती हैं और तुम सभी बॉयज को सभी लड़कियों की तारीफ करनी चाहिए, समझे तुम। और अगर कोई लड़का ऐसा नहीं करता तो उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। और इस लड़की की ये बेतुकी बातें सुनकर फिन और डॉट हैरान रह जाते हैं और उन दोनों को लगता है कि ये कोई मेंटल किस है, इस लड़की को भी पागल खाने में होना चाहिए। अब लव उन दोनों से पूछती है बताओ बताओ क्या मैं क्यूट हूँ। और इस बार भी डॉट का जवाब सेम ही होता है बहन मुझे माफ करना, मैं लेमन से प्यार करता हूँ यार, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं रख सकता, सॉरी। और ये सुनकर लव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है फिर से और अपने मैजिक से अटैक करके डॉट को दूर फेंक देती है। और लव उसे बताती है कि उसके डैड ने उसे बचपन से बताया है कि अगर कोई लड़का उसकी बात ना माने तो वो उसे खत्म कर सकती है। डॉट अब उठकर खड़ा होता है और अपने एक्सप्लोसिव बॉम्ब से लव पर हमला करता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा धुआं हो जाता है और अब उस धुएं के बीच में किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और तभी डॉट लव के पास जाकर उसकी जादुई छड़ी को छीनने की कोशिश करता है पर लव उसे देख लेती है और अब अपने मैजिक का यूज करके उसे दूर फेंक देती है। लव डॉट से कहती है कि वो उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा और उसका जो दोस्त है मिलो वो किसी को भी अपनी मैजिक का यूज करके पत्थर में बदल सकता है। और अभी मिलो जल्द ही मैशले के पास जाकर उसे भी पत्थर में बदल देगा और उनके पास अब बस 30 मिनट ही बचे हैं मैशले को बचाने के लिए। अब लव अपने मैजिक से डॉट को एक टॉर्नेडो के अंदर
अंदर फंसा देती है, जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है। और डॉट को उस टॉर्नेडो के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और अब अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि कैसे एक बार बचपन में एक लड़का उसकी नई जादुई झाड़ू को छीनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डॉट की बहन वहाँ पर उस लड़की को भगा देती है। और डॉट की सिस्टर उसे हमेशा बताती थी कि उसे गलत के अगेंस्ट हमेशा स्टैंड लेना चाहिए, वरना फ्यूचर में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। जब फ्यूचर में उसके दोस्त बन जाएंगे तो उसे उनके लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। अब वो ये भी याद करने लगता है कि कैसे जब उस दिन सिल्वा और लॉरेंस उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तब मैशली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उन दोनों से भिड़ गया था। अब इसके बाद लव फिन की तरफ बढ़ने लगती है और तभी डॉट उसके मैजिक को तोड़कर आजाद हो जाता है। ये देखकर लव बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो फिर से डॉट पर हमला करती है उसी टॉर्नेडो वाले अटैक से, लेकिन इस बार डॉट उसके मैजिक को कैंसिल कर देता है। अब डॉट की पावर को देखकर लव भी सोच में पड़ जाती है कि अचानक से डॉट के पावर लेवल्स इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए। और तभी लव की नजर डॉट के माथे के ऊपर एक निशान पर पड़ती है। वो उस मार्क को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि बचपन में उसने सुना था कि जो भी बच्चे इस मार्क के साथ पैदा होते हैं वो कभी कभी अपने अंदर से शैतानी जादुई शक्तियाँ बाहर निकाल देते हैं जब उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और इस मार्क को ईरा क्रियोस कहा जाता है। अब डॉट अपने मशीन गन एक्सप्लोसिव का यूज करता है और लव पर बहुत सारे हमले करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो वो देखता है कि लव को तो कुछ भी नहीं हुआ था। और तब डॉट उसे बताता है कि वो लड़कियों पर कभी भी हमला नहीं करता और लव को वहाँ से भागने के लिए एक लास्ट वार्निंग देता है। इससे पहले कि वो अपना इरादा बदल दे, लव बहुत ज्यादा डर जाती है और डॉट को अपनी जान बख्शने के लिए उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब डॉट की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर फिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी एक स्टोन क्रिएचर पीछे से आकर फिन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी टाइम पर डॉट उसे देख लेता है और फिन को बचा लेता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन तभी मीलो वहाँ पर आ जाता है जो कि लव से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि वो फिन और डॉट को नहीं संभाल पाती। और ये सुनकर लव भी फीलो से माफी मांगने लगती है, लेकिन अब क्योंकि मीलो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है इसलिए वो डॉट पर अपने स्टोन मैजिक हैंड से हमला कर देता है। और दूसरी तरफ डॉट भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो सोचने लगता है कि अब वो मीलो का सामना कैसे करेगा भाई। और लव उसे बताती है कि मीलो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी वो मार्कियस लुकुस ग्रुप का एक हिस्सा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फिन और डॉट तो उसके सामने कभी टिक ही नहीं पाएंगे। मीलो के मैजिकल हैंड्स बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से एक तलवार आकर मीलो के सभी अटैक्स को तोड़ देती है और सीधा जाकर मीलो के पेट में जाकर घुस जाती है और मीलो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। उसे देखकर डॉट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये किसने किया भाई। मीलो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अभी हुआ क्या और इस पे किसने हमला कर दिया। और तभी वो अपने सामने डिवाइन विजनरी रियान एमएस को देखता है। ये वही बंदा है, मिस्टीरियस बंदा, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था और इस सीरीज की शुरुआत में भी हमने इस बंदे को देखा था उस न्यूज़पेपर में जो कि ब्रैड पढ़ रहा होता है। अब रियान को देखकर मीलो बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है भाई इसे क्या चाहिए भाई, ये इधर क्यों आया। अब मीलो बहुत ही चालाकी से रियान पर हमला करता है और उसके पीछे एक जायंट क्रिएचर को क्रिएट कर देता है, लेकिन रियान अपनी बड़ी स्वॉर्ड की हेल्प से उस क्रिएचर को बीच में से काट देता है। रियान मीलो को बताता है कि वो उसका टाइम वेस्ट कर रहा है बस, क्योंकि रियान के सामने ये बिल्कुल एकदम चिरकुट है चिरकुट। रियान अब हजारों तलवारें क्रिएट करता है और मीलो पर अटैक करता है और उसे खूब पीटने लगता है और मीलो को भी समझ आ जाता है कि वो एक डिवाइन विजनरी को कभी नहीं हरा पाएगा। ये देखकर लव तुरंत अपना जैकेट उतार देती है और पार्टी चेंज कर लेती है कि अब से वो भी एल्डेनडम का एक हिस्सा है। क्या भाई ये लव क्यूट भी गद्दारी करके निकली, पार्टी बदल ली है। अब मीलो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और रियान से माफी मांगने लगता है, पर रियान उसे लातों से पीटने लगता है और कहता है कि इंसान के एक्शंस उसके वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तभी रियान डॉट की तरफ देखते हुए कहता है कि उन सबको यहाँ पर अब नहीं रुकना चाहिए और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और डॉट भी रियान की पावर को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाता उसके सामने। अब रियान वहाँ से आगे बढ़ जाता है और सोचने लगता है कि हेडमास्टर ने उसे यहाँ पर इनोसेंट जीरो को पकड़ने के लिए भेजा है। पर तभी रियान को अपने पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होने लगता है और जैसे ही वो पीछे पलटता है तो देखता है कि मैश बड़े ही आराम से अपना क्रीम पफ खाते हुए आ रहा होता है उसके पास। अब रियान मैश से भी इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचता है और अपने स्पाइडर को बुलाता है जो कि किसी भी मैजिशियन की पावर लेवल्स को चेक कर सकता है। इसके बाद रियान सडनली मैश पर हमला कर देता है अपनी मैजिकल स्वॉर्ड की हेल्प से, लेकिन मैश उस स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से अपनी 2 उंगलियों से ही रोक लेता है। अब जैसे ही वो स्पाइडर मैशली की पावर लेवल को चेक करता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई मैजिकल पावर होती नहीं है, 0 दिखाता है वो। अब रियान बहुत सारी मैजिकल स्वॉर्ड से मैशली पर हमला करता है, लेकिन मैशली उन सभी स्वॉर्ड्स को एक चेयर बनाकर उन पर बैठ जाता है, जिसे देखकर वो स्पाइडर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मैशली की मैजिक पावर्स अभी भी 0 ही शो हो रही होती हैं। अब रियान को यकीन हो चुका था कि मैशली इनोसेंट जीरो का आदमी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो एक आखिरी टेस्ट लेना चाहता था और वो बहुत सारे स्वॉर्ड से मैशली पर हमला करता है। पर मैश भी उसी की एक स्वॉर्ड को बैट बनाकर दूसरे स्वॉर्ड्स को बॉल समझ के हिट करने लगता है और उन सभी को रोक देता है। रियान अब मैशली से उसका नाम पूछता है और तभी उसे हेडमास्टर की बातें याद आती है जब उन्होंने कहा था कि उनकी
एकेडमी में एक बहुत ही यूनिक स्टूडेंट आया है जो कि नेक्स्ट डिवाइन विजनरी बनने की लायक है। और रियान समझ जाता है कि मैशले ही वो स्टूडेंट है, इसलिए वो मैशले से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है उससे, और उसे अपना एक मैजिकल रुमाल देता है जो कि किसी भी घाव को आसानी से ठीक कर सकता है। अब रियान उसे बताता है कि वो मैशले की पावर को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका है, लेकिन एडल एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है और अभी इस वक्त उस बंदे के पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइंस है जो कि उसने चुरा रखे हैं, इसीलिए वो डिवाइन विजनरी बनने के बहुत ज्यादा करीब है। अब रियान वहाँ से जाने लगता है और मन में मैशले के बारे में सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है, वहाँ पर ये मैशले डिवाइन विजनरी तो जरूर बन जाएगा, लेकिन उसे खुद को किसी भी मैजिकल यूजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो करना होगा। अब मैशले को एक दरवाजा दिखाई देता है और उसके अंदर जाने के बारे में सोचता है, पर तभी उसे मेलन से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है। मैशले को समझ नहीं आ रहा था किस दरवाजे को पुश करना है या पुल करना है इसीलिए वो उसे अपने हिसाब से खोलने के बारे में सोचता है और वो दरवाजा टूटकर गिर जाता है और अंदर एडल मौजूद होता है जो कि मैशले को देखता है और कहता है, कौन है, क्या तुम ऐसे ही सारे दरवाजे तोड़ दोगे? और मैशले बहाना बनाते हुए कहता है, मैंने तो सिर्फ हल्का सा नॉक किया था, लेकिन ये दरवाजा टूट गया। हम देखते हैं कि मैश को देखकर अपने सामने एडल बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये मैशले एबिस को हरा चुका है। और अब एडल या एबल जो भी है भाई इसका नाम है, इसको लगता है कि एबिस की ईविल आई के सामने सिर्फ डिवाइन विजनरी रियान ही टिक सकता है, लेकिन मैशले ने तो एबिस को भी हरा दिया होता है, मतलब कि वो डिवाइन विजनरी जितना स्ट्रॉन्ग है। अब एबल मैशले को बताता है कि इस दुनिया में ऐसे लोगों को रहने का कोई भी हक नहीं है जिन्हें मैजिक तक यूज करना नहीं आता और जो कमजोर होते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ रिसोर्सेज को लेना जानते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ देते नहीं है। और अब एबल डिवाइन विजनरी बनके इस पूरे सिस्टम को ही चेंज करना चाहता है और उन्हें खत्म कर देगा जिन्हें मैजिक यूज करना नहीं आता। अब ये सुनकर मैशले को अपना बचपन याद आ जाता है जब वो अपने फादर रेग्रो के साथ रहता था। रेग्रो को पता होता है कि मैशले कोई भी मैजिक वगैरह यूज नहीं कर सकता, लेकिन बचपन से मैशले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसके बाद मैशले एबल को बताता है कि उन दोनों की सोच बहुत ज्यादा अलग है, इसीलिए वो कभी भी दोस्त तो नहीं बन पाएंगे। और तभी एबल मैशले पर अटैक कर देता है और उस पर बहुत सारे पपेट्स फेंकता है और दूसरी तरफ लव भी उस रूम के अंदर पहुंच जाती है और देखती है कि अंदर तो एबल और मैशले की लड़ाई चल रही होती है और इसीलिए वो जल्दी से दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है और मैश भी उन सभी पपेट्स को एक एक करके पंच करता है, जिसकी वजह से वो सभी टूटने लगते हैं। लेकिन मैश नोटिस करता है कि उनके अंदर से एसिड निकल रहा होता है। अब एबल मैशले को बताता है कि इन पपेट्स के अंदर एसिड भरा हुआ है जो कि उसे नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैशले एक पपेट का हेड उठाकर बाकी के जो पपेट्स होते हैं उन पर एक बॉलिंग बॉल की तरह फेंकता है उन्हें और वो सभी टूट जाते हैं और ये देखकर लव हैरान रह जाती है। मैश कहता है, अच्छा तो तुम कमजोरों को मारना चाहते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो इससे तुम खुद कमजोर साबित हो जाओगे। इसके बाद मैशले उससे पूछता है, लेमन कहाँ पर है, बताओ मुझे। लेकिन एबल कहता है, अबे कौन है, कौन लेमन, मुझे नहीं पता। इसके बाद एबल अपने 3 पपेट्स निकालता है और मैशले को खत्म करने के लिए भेजता है और उसे लग रहा था कि मैशले उनमें से एक पपेट को भी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन मैश बहुत ही आसानी से उन तीनों पपेट्स को एक ही पंच में खत्म कर देता है। एबल को उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैशले पर अपना